धन्यवाद ॲडव्होकेट गिरसाण इंजिनियर यानंतर मी आमंत्रित करतो गुजरातवरून या मेळाव्यासाठी विशेष करून संबोधित करण्यासाठी उपस्थित असलेल्या क्रिस्टा सेटलवाड. दोस्तों, कॉमरेड्स, जय भीम, लाल सलाम, लाल कटोरी नीली कटोरी दोनों के साथ मैं आज बोलूँगी हिंदी में, हालांकि मराठी में बोलना चाहिए था मगर काफ़ी हमारे आज मेहमान भी हैं तो मैंने सोचा हिंदी में बोलना चाहिए। सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे युवा नेताओं की, सबकी, महिला पुरुष दोनों, जिनकी वजह से हमें 22 कैमरा यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हमें ये युवक महिला हमारे अगर लीडर नहीं पैदा होते, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, FTII से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और JNU से, सिर्फ JNU से नहीं सबसे, तो मुझे लगता है ये 22 कैमरा यहाँ पे हमें आज नहीं मिला। तो मैं सबसे पहले उनको बहुत शुक्रिया अदा दिल से करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये बम्बई शहर में आज बहुत गंभीर सवाल पे ये मीटिंग हो रही है। मैं पूरे छात्र संगठनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये मसले पे इन्होंने आज यहाँ पे सम्मेलन लिया। इसके पहले भी पहली फरवरी के बाद, रोहित वेमुला की शहादत के बाद कम से कम 3-4 बार पहली बार बम्बई शहर में जनता की आवाज जगने का वापस एक संतुष्टा दिल में आ रहा है, क्योंकि ये कामगारों का शहर है, ये कामगारों का शहर है। मगर वो कामगारों का वर्ग शहर बनाने में जिन्होंने इतनी शहादत दी, आज यहाँ का पूरा मध्यम वर्ग और उप मध्यम वर्ग वो पूरे बलिदान को भूलने में गिरा। आज हमारी महाराष्ट्र की सरकार बंबई में 1 किलोमीटर 600 करोड़ खर्च करके एक कोस्टल रोड बनाने के पीछे लगी हुई है, जब हमारे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और विदर्भ में हमारे किसान कर्ज और दूसरे पानी के इसकी वजह से सिर्फ खुदकुशी नहीं मगर इतने मतलब कर्ज में डूबे हुए हैं, और ये 650 करोड़ 1 किलोमीटर में ये सरकार दे रही है। ये शर्मनाक बात है। यही बंबई में हम मध्यम वर्ग के जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स अपने आप को सर्विस वर्कर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करना बहुत है, काम कर फैशनेबल काम है, मगर अगर बैंगलोर शहर में अगर 1.25 लाख वो कामगार मजदूर सड़क पे नहीं उतर आते तो आप और हमारा प्रोविडेंट फंड आज भी खतरे में होगा। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि किनकी बलिदान और किसके त्याग की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बनती है, हमारी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अमन भी कायम बना रहता है। और रही ये सरकार की बात, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, तो कभी कभी लगता है कि हमें एक नया ढंग का कैलेंडर लगाना चाहिए, ताकि ये कैलेंडर से हमें पता चले कि कैसे सरकार को नहीं चलाना है। हर तारीख में हमको एक एक चीज मिलेगी। मई 16, 2014 को जिस दिन ये सरकार बनी, और मुझे कहने में कुछ हिचकिचाहट नहीं है कि ये फांसीवादों की सरकार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फांसीवाद संगठन है जो अपने आप को कल्चरल संगठन कहकर बाहर से इतना पैसा इकट्ठा करता है और उसकी तरफ कोई कानून की कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देखता। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू राष्ट्र की सपना देखता है, अभिनव भारत की हिंदू महासभा की, ये सरकार चलाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, ये पहले हमारे दिमाग में स्पष्ट कर दें। आज सुबह जब मैंने ट्विटर अकाउंट मेरा खोला तो सबसे पहले देखा तो प्रधानमंत्री जी हनुमान जयंती पे सबको विश कर रहे थे, एक ट्विटर पे आ गया था। इतनी शर्मनाक बात मुझे लगता
समानता ये देश में हो ही नहीं सकती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे बना हुआ ये मुल्क जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक मानता है, और ये प्रधानमंत्री न सिर्फ हनुमान जयंती पर विश करते हैं, मगर नेपाल में जाके 2014 में 9 करोड़ 6 लाख रुपए का संदर और असली घी का पशुपतिनाथ मंदिर में प्रसाद दे दिया। पैसा ये कौन दे रहा है, ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री जब बाहर जाते हैं तो 563 करोड़ रुपया का पब्लिक का खर्चा होता है एक साल में। मगर ये सवाल पूछने के लिए आज हमारी मीडिया कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि मीडिया में रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं, मगर जो मालिकान हैं और जो पार्लियामेंट में बैठे हुए 542 हमारे एमपीज हैं, उसमें 2/3 लोग करोड़पति हैं, और वो करोड़पति में से 2/3 लोग टेलीविजन कंपनी, टेलीकॉम कंपनी और माइनिंग कंपनी के मालिक हैं। तो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये पैसे ने पूरा जकड़ के रखा है। तो कौन कहाँ क्या बोलेगा, ईश्वर जहां क्या थी उसके ऊपर 15 दिन टेलीविजन चैनल खबर चलाएंगे, मगर प्रोविडेंट फंड के ऊपर ये पॉलिसी सही है कि नहीं, इसके ऊपर एक टीवी पे डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। और गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल को जिस तरह लैंड एक्विजिशन बिल पास किया है, जब पूरा ऑपोजिशन असेंबली के बाहर था, उसके ऊपर कोई टेलीविजन चैनल में आज तक डिबेट नहीं चला। 1 अप्रैल 2016 को वही भूमिकरण ऑर्डिनेंस जो केंद्रीय सरकार लाने की कोशिश कर रही थी मई 2014 में, और इसलिए रद्द हुआ क्योंकि सारा ऑपोजिशन यूनाइट हो गया, एकता दिखाई। जैसे इरफान भाई ने कही कि हमारी कमजोरी सिर्फ एक है कि हम एक नहीं हैं, हम बिखरे हुए हैं। 59% लोग ये देश में बिखरे हुए हैं, और आज भी कोशिश ये है कि हमारी एकता में फूट लानी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि गुजरात में जाके देखिए, अप्रैल 1, 2017 में इस तरह का कानून लाने की कोशिश की गई है कि किसी की भी जमीन को कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोशल ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिलीफ रिहैबिलिटेशन नहीं मिलेगा। पूरी तरह ये सरकार जनता के खिलाफ पॉलिसीज बनाने में तुली हुई है। जब केंद्रीय कानून नहीं बना जमीन को लेकर, तो उन्होंने इशारा दे दिया कि राज्य ये कानून बना सकते हैं। तो गुजरात ने जो कदम लिया, कल राजस्थान लेगा और परसों महाराष्ट्र भी लेगा। 300 एकड़ हमारी महाराष्ट्र गोंड जंगल की जमीन अडानी को सरकार दे चुकी है। तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि आज के जैसे शिविरों के बाद हम जन आंदोलन के बीच एक एकता, एक यूनाइटेड फ्रंट बना करके आर्थिक स्तर पे जिस तरह ये सरकार भूमिका बना रही है, और सामाजिक स्तर पे जिस तरह भय पैदा कर रही है। मोहसिन शेख को मारा गया पूना में, एक मोहम्मद इख्लाक को मारा गया दादरी में, और लातेहार में जिस तरह इम्तियाज और महफूज आलम को मारा गया फरवरी महीने में, वो एक शर्मनाक चीज है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिल्कुल चुप है। ये चुप की मतलब ये है कि चुप, ये सब कार्रवाई में उनकी सहमति है। अगर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ये सब कांड को लेकर चुप हैं, तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि साइलेंस मीन्स कंसेंट, एंड दैट इज मीन्स दे आर कंसेंटिंग विद द मॉब्स that are indulging in mob violence against minorities selectively as and when they want. दोस्तों, हमारे FTI के छात्र ने अंबेडकर पेरियार सर्कल के छात्र में चेन्नई में, FTI के छात्र में पूना में बहुत लंबा संघर्ष छेड़ा। आज वो संघर्ष छेड़ने के बाद उनको वापस अपने केसेस के लिए लड़ना पड़ रहा है, पुलिस का सामना करना पड़ रहा है। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सस्पेंडेड वाइस चांसलर अप्पा राव की हिम्मत कैसे होती है कि वो वापस जाके अपना काम चलाए।
जब उनके खिलाफ इंक्वायरी की कमेटी आज भी बैठी हुई है। ये केंद्रीय सरकार बेशर्मी से ढीठ होकर अपनी पॉलिसीज चला रही है डिस्पाइट ऑल आवर ऑपोजिशन। तो आप और हमारे लिए ये चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हम हमारी एकता कैसे बनाए रखेंगे, हम जनता के बीच में जाके इस तरह की क्रूरता का सामना कैसे करेंगे। और माफ कीजिए, नालायक तो सब पॉलिटिक पार्टी हो सकती है, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार जितनी खतरनाक है ये जमहूरियत के लिए, ऐसे कोई नहीं है। तो ये हम साफ हमारा मन बना ले कि बिहार की जनता ने जो हमें रास्ता दिखाया, वही रास्ता हमें हर राज्य में अपनाना पड़ेगा, नहीं तो सांस लेने का वक्त नहीं मिलेगा। नालायक तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो केंद्रीय में भी राज कर चुकी थी, उत्तर प्रदेश में भी राज कर रही है, मगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुकाबले में between parties that have some belief in social democracy and a force like the RSS that has no belief in democracy at all, we have to make a difference. अगर हम वापस ये गलती करेंगे और ये डिस्टिंक्शन नहीं समझेंगे तो ये ऐतिहासिक मौका हम भूल जाएंगे। दोस्तों, कहा गया है कि गैंगस्टर और मॉब और ठग पंचायत को उन्होंने बस छोड़ रखा है सरकार ने, ताकि उनका गंदा काम, गैर कानूनी काम ये मॉब्स करते रहे और कानून व्यवस्था उनके सामने न करे। याद आते हैं वो दिन गुजरात के, जब इसी तरह के मॉब्स हावी थे 3-4 महीने के लिए, फरवरी से लेके मई महीने तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 मई 2002 को केपीएस बिल को भेजा। केपीएस बिल को इसलिए भेजा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इशारे दे रहे थे, ना उनकी पुलिस सुन रहे थे। The mobs were on the rampage for more than 3 months in 2000। तो 2002 की लड़ाई हमने लड़ी, 68 केसेस लड़े, 126 लोगों को उम्र कैद की सजा पहुंचाने का काम हमने किया और उसका सजा हम भी भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। हमें जो ये सिक्योरिटी दी हुई है, जो हमारे भाई कन्हैया को अभी सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेडिकल डॉक्टर और पीएचडी डॉक्टर में फर्क नहीं समझ सकते, तो इसलिए धमकियां आ रही थी। मगर याद रखिए कि प्रवीण तोगाड़िया कैंसर सर्जन है, तो मुझे बहुत डर लगता था कि प्रवीण तोगाड़िया जैसे आदमी अगर कैंसर सर्जन हो सकता है तो कैंसर के मरीज के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि जहर इनके अंदर इतना भरा हुआ, तो वो मरीज के पास कैसे जाएंगे और वो मरीज को ट्रीट कैसे करेंगे। दोस्तों, 2002 से जो गुजरात की जनता ने झेला है, वही 2005-06 के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला, और 2006-07 के बाद जो छत्तीसगढ़ की जनता ने झेला, वो आज देश की जनता झेल रही है 2014 के बाद। मेरी दोस्त है सुधा भरद्वाज जी, वहां पे वकालत करती है पीयूसीएल के लिए, और सोनी सोनी और लिंगाराम आरोपी के ऊपर इस तरह गंदे हमले करने के बाद भी जो वकील जाके वहां पे बहादुरी का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आईजी करूरी गंदे गंदे गालियां बक रहे हैं। और अगर आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो कलूरी, who is supposed to swear by the Indian Constitution, is actually part of a Kamma caste IPS IAS initiative। जस्टिस साहब निकल गए, हमारे बहुत बुजुर्ग हमारे मेंटर हैं जस्टिस विजय गोलसेपाटी, मैं उनको पूछने वाली थी ये मन से कि संविधान के आधार पर चलने वाले देश में क्या आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स कास्ट बेस्ड फोरम्स बना सकते हैं क्या? But you have a Kamma forum, you have a Kamma IAS IPS forum, and Venkaiah Naidu is a Kamma, Appa Rao is a Kamma, IG Kalluri is a Kamma। तो जिस तरह की घटिया रेट्रोग्रेड पॉलिटिक्स ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार दिल्ली में चला रही है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और छात्रों के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है। बस 4 दिन पहले हमने एक कहानी लिखी है हमारे वेबसाइट के लिए, sabrangindia.in, कम्युनिज्म कॉम्बैट को हमने रिलॉन्च किया है।
कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स को फेलोशिप देश भर में नहीं मिली है, या मिलती है तो टूट-फूट के मिलती है आज भी। तो जो ये शिक्षण क्षेत्र में कटौती हो रही है, the cuts that are going on in the education sector, it is meant to break the back of the student fraternity. रोहित वेमुला ने जो खत लिखा 18 दिसंबर को, वो खत को लेकर कविताएं लिखी गई हैं, बड़े बड़े गंभीर लेख लिखे गए हैं, और प्रोटेस्ट की गाने और नाटक भी परफॉर्म होते हैं। सवाल आप और हमारे लिए एक ही है कि ऐसे खत लिखने के बाद जब रोहित कहता है कि अगली बार जब आप कोई दलित छात्र को आप एडमिट करेंगे तो आप एक शीशा जहर और एक लंबी सी डोरी भी दे दीजिएगा ताकि हमें ह्यूमिलिएशन का रास्ता हम खुद अपना लें। वो 18 दिसंबर के बाद ये अफवाह राव 4 जनवरी को बच्चों को, छात्रों को हॉस्टल से निकलवा देता है, बाहर सड़क पे सोने पर मजबूर कर देता है। क्या वो आदमी को वाइस चांसलर बनने का कोई हक है कि नहीं, वो लोगों को तय करना चाहिए। Yet he is sitting there। 22 मार्च के बाद जिस तरह हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और 2 प्रोफेसर, प्रोफेसर रत्नम और प्रोफेसर तथागत सेनगुप्ता के ऊपर हमला हुआ, यह आप और हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी में पुलिस इस तरह बिहेव करे। और तेलंगाना राज्य तो बस बड़े 2 साल नहीं हुए। The state of Telangana was built on the foundations of a student movement। जन आंदोलन पे वो राज बना है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आंदोलन ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, और आज वहीं के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भुगत रहे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, आप सब ने मुझे याद किया, यहाँ पे बुलाया। इतना ही कहूँगी कि कन्हैया ने बहुत प्यारी ढंग से लाल कटोरी और नीली कटोरी का उदाहरण करते हुए आप और हम सबको चुनौती दी। क्या हम सिर्फ अपने डिफरेंसेस गिनते जाएंगे या हम एकता बनाने में हमारे काम लगाएंगे? It is a challenge to all of us whether we will actually talk about building alliances and bridges or will we count our differences? इशारा में सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक दी हुई a very important paper that he presented at the Indian Labour Conference in 1943. He was invited by the students, he was invited by the trade union movement, All India Trade Union Congress, और उन्होंने ये पेपर में कहा तब कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पदों पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सरकार पर अगर वहां पे कामगारों का, मेहनत का वर्गों का कंट्रोल नहीं होगा, then the parliamentary democracy will be strangulated. I think we should remember those words of Baba Saheb, because today our parliamentary democracy is strangulated by crorepati's, telecom owners, television company owners and mining company owners. So the battle has to be fought at many levels. अलग-अलग लेवल पे हमें लड़ना पड़ेगा। फ्रंट्स तो बहुत सारे खुल चुके हैं। शॉर्ट टर्म में कौन हमारे अलाइज बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वसूलन हम किसके साथ नहीं जा सकते हैं, ये सब सवाल बहुत गंभीर सवाल है हम सबके लिए। मगर एक चीज हम मन बना के रखें कि ये चुप रहने का वक्त नहीं है, ये संगठन बांधने का वक्त है, ये अलायंस बांधने का समय है। और इसके लिए मैं दिल से, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो कॉमरेड सोहेल हो, चाहे वो डॉक्टर प्रशांत हो, चाहे वो हमारी दीक्षा सिंह हो, सहला रशीद हो, मैं सबको उनको सलाम और प्रणाम करती हूँ हमारी तरफ से कि आप लोग उम्मीद एक पैदा कर चुके हम सब में, और उम्मीद रखते हैं कि हम सब ये उम्मीद के पीछे एक होके आगे चलेंगे। जय हिंद और